जो खबरें दिखानी चाहिए वो खबरें दिखाते नहीं हैं, जो खबर है नहीं उसको ज़बरदस्ती एक एजेंडा के तहत उसको दिन भर चलाते रहते हैं और एक एजेंडा सेट करते हैं। मतलब 100 से 10,000 सब्सक्राइबर का जो पहला सफ़र रहा, तो उस दौरान ही समझ में आया कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दिन भर आप फ़ील्ड में रहते हैं, एक बाइक लेके जा रहे हैं, एक फ़ोन है और एक लैपल माइक है, एक सेल्फी स्टिक है। इतना लेके आप जा रहे हैं, दिन भर कवरेज कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, फिर भी क्योंकि आपने शूट किया है तो वीडियो को एडिट भी करना है, पब्लिश भी करना है। आपका ज़हन भी उसी तरह करप्ट हो जाता है कि नहीं, आप भी फिर जस्टिफ़ाई करने लगते हैं। तो अगर कोई मेरे खबर से खुश नहीं है और वो मुझे धमकी दे रहा है, तो मुझे उसके साथ भी समाज में रहना है। कई बार हमें लगता है कि हम एक छोटे से गाँव में काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को कौन ही जान रहा है। लेकिन जब आपको आता है इन्विटेशन, आपको लगता है कि नहीं, मतलब काम की पहुँच है, भले ही चंद लोग देख रहे हैं लेकिन दूर तक हमारा काम पहुँच रहा है, लोग वहाँ तक देख रहे हैं। तो तंजिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लॉजिकल बातचीत पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कैसा था, और आपको कब लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए? देखिए, मैं मीडिया की शुरुआत तो 2018 में हुई और उससे पहले अगर थोड़ा जाएँ तो मैं किशनगंज के कोचाधावन में गाँव है ढवाबारी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और शुरुआती पढ़ाई कुछ दिन गाँव में, उसके बाद मेन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कटिहार में हुई। उसके बाद 9th से आगे की पढ़ाई दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई, वहाँ के स्कूल में। उसके बाद जामिया से ही मैंने बीटेक किया। बीटेक के दौरान ही अ, ऐसा लगा कि बीटेक में मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है नहीं, तो मुझे लगता है कि बीटेक सेकेंड ईयर से ही मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया जर्नलिज़्म के वर्ल्ड को, और अलग-अलग जगह पे फिर स्टोरीज़ पिच करना, खबर के आइडियाज़ भेजना। उसी दौरान मैंने वहाँ का जामिया में ही एक लोकल वेबसाइट है जो जामिया और आस-पास के इलाकों की खबरें करता है, ओखला टाइम्स। वहाँ पे मैंने कैंपस की खबरें लिखनी शुरू की। उसी दौरान फिर टू सर्कल्स डॉट नेट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ खबरें लिखी, और एक मैगज़ीन उस वक़्त आता था मिल्ली गैजेट करके, वहाँ उनमें 1-2 खबरें लिखी। ऐसे करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, कर सकते हैं, पत्रकारिता की तरफ जा सकते हैं। तो बीटेक के बाद सीधे ही मैंने जर्नलिज़्म की पढ़ाई करने का तय किया, इंजीनियरिंग में जॉब वॉब नहीं किया। तो बीटेक मेरा 2015 में हुआ और उसी साल फिर मैंने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता का संस्थान है जिसके अलग-अलग जगह पे सेंटर है, 5 सेंटर है पूरे देश में। दिल्ली के सेंटर में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद फिर मैंने कुछ दिन राजसभा टीवी में जॉब किया, कुछ दिन एक स्कूप वूप करके उस वक़्त चैनल था, वो अभी उनका नाम वाम बदल गया है और शायद किसी ने उसको खरीद भी लिया, दूसरे ओनरशिप चेंज हो गई है। तो स्कूप वूप में कुछ दिन जॉब किया, और उसके बाद फिर एएनआई में जॉब किया कुछ दिन। लेकिन इसी दौरान लगभग 1 डेढ़ साल में मुझे एहसास हो गया कि पत्रकारिता में अगर कुछ करना है तो अपने से कुछ करना पड़ेगा। जो मीडिया की हालत है वो ज़्यादा सही है नहीं। जो खबरें दिखानी चाहिए वो खबरें दिखाते नहीं हैं। जो खबर है नहीं उसको ज़बरदस्ती एक एजेंडा के तहत उसको दिन भर चलाते रहते हैं और एक एजेंडा सेट करते हैं, किसी को टारगेट करने के लिए या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो इसी से परेशान होके मैंने सोचा कि अपने इलाके के लिए कुछ किया जाए, और फिर 2018 में मैं आ गया अपने गाँव, 2018 के फरवरी में। और फिर यहाँ की खबरें मैंने करनी शुरू की, शुरुआत के दिनों में अकेले, फिर एक धीरे-धीरे टीम बनी, और फिर आज 7 साल हो गया है, 7 साल का सफ़र यहीं रहकर यहाँ की खबरें हम लोग करते हैं। अच्छा, अच्छा। आपने जैसे कि बताया कि आप एएनआई में काम कर चुके हैं, तो आपने एएनआई में कितने कितने साल काम किया? सिर्फ़ 1 साल, 1 साल में जी, 1 साल ही में मुझे लग गया कि मेनस्ट्रीम मीडिया की हालत बहुत ख़राब है, और जितने दिन मैं रुकता वहाँ पे मुझे लगा कि उतना आपका ज़हन भी उसी तरह करप्ट हो जाता है कि नहीं, आप भी फिर जस्टिफ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं, आप अगर आपको मोरली वो गलत लगता भी है, लेकिन आप उसको जस्टिफ़ाई करने लगते हैं तरीके से। कोई भी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, अगर आपको पता है कि कोई काम गलत है लेकिन आपका वहाँ से सैलरी आ रहा है, तो आप उसको जस्टिफ़ाई करने लगे, अरे उसमें 10 खामियाँ होंगी, लेकिन देखो ये चीज़ तो अच्छा है। तो मुझे ये पता था कि जितनी जल्दी मैं सिर्फ़ एएनआई ही नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री से, मेन स्ट्रीम मीडिया से जितनी जल्दी दूर हो जाऊँ उतना मेरे लिए भला है।
इसलिए मैंने 2017 के सितंबर में वहाँ जॉब छोड़ दिया। और वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे पास पहले से कॉलेज के टाइम पे ही ये यूट्यूब चैनल बना हुआ था मैं मीडिया नाम से। मैंने अपने दोस्तों के साथ ये चैनल स्टार्ट किया था कैंपस में ही। तो उस चैनल पे पहले तो कैंपस से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें, हम लोग आईएमसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डालते थे। फिर रैंडम अपने दोस्तों से ही मैं अलग-अलग मुद्दों पे ओपिनियन बनवा के वीडियोज़ वो डालता था। तो वो चैनल मेरे पास बना हुआ था, तो 2018 में मैंने उसी चैनल पे सीमांचल इलाके में आके काम करना स्टार्ट किया। और फिर उस वक़्त सबसे पहला मेजर कवरेज हमारा रहा, जब हम लोग आए तो उस वक़्त अररिया लोकसभा उपचुनाव हो रहा था अररिया में। तो उस वक़्त तो काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि मैं फरवरी में आया, बिल्कुल ऐन इलेक्शन आ चुका था, तो उसमें ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। लेकिन फिर अररिया लोकसभा उपचुनाव में, क्योंकि एक सिटिंग विधायक जोकीहाट के जीत गए थे, सरफराज साहब, तो उनके जीतने की वजह से जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव होना था। तो उसके लिए फिर मैंने कवरेज स्टार्ट कर दिया बहुत पहले से। तो वहाँ पे मेजर हमें बूस्ट मिला, और वहाँ मैंने पहली बार अपने स्टाइल में बिना किसी के मतलब गाइडेंस के, बिना कि कैसे कवरेज करना चाहिए, मुझे ये लगा कि एक बेहतर तरीका इलेक्शन को कवर करने का ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत के इश्यूज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के इश्यूज़ को उठाएँ। तो मेरी कोशिश ये थी कि जोकीहाट विधानसभा के अंदर जितने भी पंचायत आते हैं, सबको टच किया जाए। लगभग मैंने उस वक़्त सबको टच किया था। अकेले बस एक बाइक होती थी मेरे पास, एक एक बाइक, एक कैमरा, एक मोबाइल होता था और एक सेल्फी स्टिक, और उसी में एक हम लैपल माइक जिसको बोलते हैं, वो कनेक्ट करके मैं पूरा इलेक्शन कवर किया। और उस वक़्त फिर वो काफ़ी अच्छा रहा कवरेज। उस वक़्त 8 कैंडिडेट थे, 8 में से जितने भी मेजर कैंडिडेट थे, लगभग सबका उसमें इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू भी बहुत मतलब टू द पॉइंट, इलाके के इश्यूज़ को लेके, उनके ऊपर जो केसेस थे, उन पे जो आरोप थे, हर एक को डिस्कस किया था हमने, और वहाँ के इश्यूज़ को भी उठाए थे, और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी, आप कह सकते हैं कि हमारा मेन कवरेज वही था, वहाँ से शुरू अच्छा, हुई। तो फिर आपको शुरुआती दौर में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी? मेन चैलेंज तो यही था कि अकेले आप एक मीडिया संस्था नहीं चला सकते हैं। ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया। जब वो मेजर लगभग उस वक़्त मुझे लगता है 10,000 सब्सक्राइबर ज़ीरो से, मतलब 100 से 10,000 सब्सक्राइबर का जो पहला सफ़र रहा, तो उस दौरान ही समझ में आया कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दिन भर आप फ़ील्ड में रहते हैं, एक बाइक लेके जा रहे हैं, एक फ़ोन है और एक लैपल माइक है, एक सेल्फी स्टिक है। इतना लेके आप जा रहे हैं, दिन भर कवरेज कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, फिर भी क्योंकि आपने शूट किया है, तो वीडियो को एडिट भी करना है, पब्लिश भी करना है, ये 3 अलग-अलग काम है। एक रिपोर्टर का काम है, एक वीडियो को एडिटिंग करना और प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना, आप कह सकते हैं कि मिनिमम 3 लोग उसमें चाहिए। एक आदमी वैसे सलीके से, और एक चौथा आदमी भी होना चाहिए, जो प्रोड्यूसर जो होता है, जो डिसाइड करे कि वो वीडियो कैसे जाएगा, कौन-सा एलिमेंट पहले रहेगा, उसका हेडलाइन क्या रहेगा। लेकिन मिनिमम आपको 3 आदमी चाहिए, तो उसका काम मैं अकेले कर रहा था। तो दिन भर आप शूट करते हैं, रात भर एडिट करते हैं। उसके बाद में उस वक़्त क्योंकि गाँव में रह के करता था, तो फ़ोन के नेटवर्क से, पुराने लैपटॉप से एडिट करना, तो एडिटिंग के दौरान आधे-आधे घंटे का इंटरव्यू है, 40 मिनट का पब्लिक ओपिनियन का वीडियो है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था। कई बार 5-5 घंटे तक एक्सपोर्ट हो रहा है, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, लैपटॉप पुराना था, रीस्टार्ट हो गया, तो वो करते-करते कई बार 2 दिन 3 दिन बाद वीडियो पब्लिश हो पाता था, क्योंकि एक्सपोर्ट हो गया, तो अब नेक्स्ट चैलेंज है अपलोड करना। अच्छे क्वालिटी में वीडियो शूट हुआ है, तो वो कई जीबी का हो गया है, 1 जीबी, डेढ़ जीबी, 2 जीबी का। अपलोडिंग होते-होते बीच में अटक जाता था। तो फिर वो अपलोड होते-होते अटक जा रहा है। अब फिर आप नेक्स्ट इंटरव्यू भी प्लान कर रहे हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। तो उसके बाद मुझे लगता है कि 2018 के बाद 19 आते-आते सबसे पहले शाह फैसल हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो शाह फैसल भाई सबसे पहले मिले, और हम दोनों फिर मिलकर साथ में काम करना स्टार्ट किया। आज भी हमारे साथ हैं शाह फैसल भाई। तो 19 के शुरुआत में उनसे मुलाकात हुई, फिर 19 लोकसभा इलेक्शन हमने साथ में कवर किया, और आगे के इलेक्शन साथ में कवर किए। तो उनके आने के बाद फिर काम थोड़ा आसान हुआ। फिर 20 के टाइम में थोड़ी टीम और बड़ी हुई, 3 से 4 लोग हुए। फिर 21-22 आते-आते हम लोग 10-12 लोगों की टीम हुई। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, तो काम बँटता गया, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, और काम डिवाइड हुआ, एरिया डिवाइड हुआ, कि अब मुझे हर एक खबर के लिए यहाँ से कटिहार या यहाँ से अररिया, यहाँ से सहरसा नहीं जाना पड़ता। वहाँ रिपोर्टर है, वो भी कर सकता है। अगर कोई बहुत ख़ास खबर है, तभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो
अब उस वो है कि टीम बन जाने से काम आसान हुआ है। तो शुरुआत में इस तरह के चैलेंजेस थे। मेनली चैलेंजेस कह सकते हैं आप किस तरह के चैलेंजेस जो पैसे की कमी की वजह से था, आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपके हाथ में पैसा नहीं है, कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को हायर करना है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, न्यू इक्विपमेंट खरीदना है, नया लैपटॉप खरीदना है, नया कंप्यूटर खरीदना है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो जो चैलेंजेस थे सब पैसे से कनेक्टेड ही थे। तो धीरे-धीरे अलग-अलग फंडिंग के रास्ते खुलते गए तो फिर वो सॉर्ट आउट होता है। अच्छा, अच्छा। आपको कभी ऐसा लगा कि अब छोड़ देना चाहिए वह मीडिया जो आपने शुरू किया था? कई बार लगा 2019 का मई जो कि हाट इलेक्शन के बाद जैसे मैंने बताया 10,000 सब्सक्राइबर हुआ तो वो पहला ऐसा होप लगा कि अब एक मेजर अर्निंग यूट्यूब रेवेन्यू के थ्रू आ सकती है क्योंकि उस वक़्त व्यूज़ भी अच्छे जाते थे और उन व्यू के एवज़ में पैसे भी अच्छे मिलते थे। लेकिन 10,000 सब्सक्राइब होते ही यूट्यूब ने हमारा मोनेटाइज़ेशन हटा दिया। वो सिर्फ़ उसका रीज़न यही था कि अनएक्सपेक्टेड राइज़ सब्सक्राइबर का उन्हें लगा कि ये कोई कहीं से खरीदा हुआ सब्सक्राइबर है, बोट है, तो वो 6 महीने तक बंद रहा। तो उस वक़्त क्योंकि हम फ़ेसबुक पे कंटेंट नहीं डालते थे और फ़ेसबुक में उस वक़्त ऐड वगैरह भी नहीं लगाता था 18-19 में। तो इसलिए फ़ेसबुक पे हम नहीं डालते थे क्योंकि कोई उसका फ़ायदा नहीं था। तो हमें उस वक़्त रेवेन्यू का दूसरा रास्ता नहीं पता था। तो मुझे लगा जब यूट्यूब एक रास्ता था वो बंद हो गया, वेबसाइट पे भी हम उस वक़्त एक्टिव नहीं थे। तो एक ही रास्ता है, वो भी नहीं है, तो फिर मैं समझा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वापस मैं चला गया दिल्ली। वहाँ फिर 5-6 महीने ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करते-करते फिर जब 19 लोकसभा इलेक्शन आया, फिर जब और लोग जुड़े, तब फिर वापस हिम्मत आया और करने लगे हम लोग इलेक्शन कवरेज, तो उस वक़्त फिर वापस चैनल स्टार्ट हो गया। एक तो ये स्टेज था। कई बार ऐसा लगता है कि आपको ये भी लगता है कि आप इतना कुछ इलाके के लिए कर रहे हैं लेकिन लोग उस चीज़ को शायद कहीं न कहीं समझ नहीं रहे हैं। तो वैसे में भी लगता है कि शायद सब कुछ बेकार है, कि आप जिनके लिए कर रहे हैं अगर वो कन्विंस नहीं है आपके काम से और वो कन्विंसिंग पावर कहाँ से आता है, वो कैसे समझ में आता है क्योंकि हम एक रेवेन्यू मॉडल खड़ा करना चाह रहे हैं अपने लिए। तो हमने क्या किया है कि अभी एक अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को बोलते हैं कि आप एक मिनिमम पैसा मंथली पे करो क्योंकि खबर जब तक जो खबर आपको फ्री मिल रहा है मतलब उसका कुछ ना कुछ अपना प्रोपेगेंडा है उसके पीछे। सीधी-सी बात है, इसमें और कोई लाप-लपेट नहीं है। अखबार है, टीवी चैनल है, जो चीज़ है ज़्यादातर खबरें अगर जो चीज़ आपको जब तक बिल्कुल बिना कुछ मेहनत किए हुए मिल रही है तो वो आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है। जैसे कि किसी ने कहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट फ्री है तो आप ही प्रोडक्ट हैं। आप ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल। तो बिल्कुल वही वाला सीन है। तो हमने क्या किया कि अब हम चाह रहे हैं कि सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं तो हमने 3 कैटेगरी में एक सब्सक्रिप्शन का मॉडल यूट्यूब पे स्टार्ट किया है। तो वो पहला हमदर्द करके है जो सिर्फ़ ₹29 का है, जिसमें हम वीडियोज़ उनको सबसे पहले दिखाते हैं जिसको अर्ली एक्सेस कहते हैं वीडियो का। वो वीडियोज़ वो सबसे पहले देख सकते हैं। दूसरा हमारा हमराह करके जो 199 का है, जिसमें हम वो वीडियो अर्ली एक्सेस आपको मिलेगा, वीडियो आप हमारे सबसे पहले देख ही सकते हैं। साथ में आप हमसे ऑनलाइन जुड़ के एक इंटरेक्शन होगा जिसमें सवाल-जवाब कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको मैं मीडिया का कोई काम अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी बुराई कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। तीसरा है हमारा हमराज़ करके जो 79999 का है, जिसमें हम उसमें अगर ठीक-ठाक लोग जुड़ गए किसी एक इलाके से तो वहाँ पे हम ऑफ़लाइन इवेंट करते हैं और वहाँ जाके लोगों से मिलते हैं। ये अभी हो नहीं पाया है क्योंकि 799 8,000 लगभग हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत कम ले लोग लेंगे मुझे पता है जब ₹29 लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो एक बड़ा एक विज़न है कि हर तरह के लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ, जुड़ पाएँ। तो हमने एक ₹29 रखा है, 29 सबसे छोटा जो हमदर्द नाम का है, तो ₹29 में आप देखेंगे आजकल क्या ही आता है। सिगरेट का खर्चा लोगों का, दिन में जितना सिगरेट पी जाते हैं या चाय का खर्चा कह लें दिन भर का, 1 दिन का जो बेसिक चाय-पानी का खर्चा है वो है ₹29 और या फिर 199 जो दूसरा हमारा प्लान है हमरा, उसमें भी वही है वो भी बहुत ही बेसिक है 199 में अगर आप किसी एक अखबार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक अखबार आपके घर पे अगर कोई डेली दे के जाता है तो आपको लगभग इतना ही देना पड़ता है ₹199 और उस अखबार में आपको क्या मिल रहा है? आपके इलाके कोई टारगेट कर रहा है उस अखबार का कोई अब इम्पैक्ट नहीं रहा, सिर्फ़ झालमुड़ी खाने के काम आ रहा है अखबार, ज़्यादा असर नहीं हो रहा है उसका। तो असर क्या हो रहा है जब असर हमारी खबरों का हो रहा है तो आप हमसे जुड़िए। तो आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, तब इस तरह के चैनल्स इलाके पे टिक पाएँगे क्योंकि हम सिर्फ़ खबरें ही नहीं दिखा रहे हैं, हम एक
जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनसे हम लड़ भी रहे हैं। जो अखबार, जैसे हमने दैनिक जागरण के प्रोपेगेंडा के खिलाफ खबर चलाया, 2022 में दैनिक जागरण ने एक सीरीज चलाया था सीमांचल का झूठ करके। हमने एक दैनिक जागरण सीमांचल का सच करके उन्होंने खबर चलाया था, एक सीरीज जिसमें पूरा इलाके को टारगेट कर रहे थे। हमने उसके खिलाफ दैनिक जागरण का झूठ करके सीरीज चलाया। फिर पिछले दिनों, आप कुछ महीने पहले ही, पूर्णिया का एक गांव है, पूर्णिया में, वहाँ पे एक सड़क के मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया ने हिंदू मुस्लिम विवाद बता दिया। हम वहाँ गए, वहाँ का तहकीकात किया, पता चला ऐसा कुछ है नहीं। तो हम सिर्फ इलाके की खबरें नहीं दिखा रहे हैं, हम उन प्रोपेगेंडा चैनल, उन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो इलाके को बदनाम करके किसी को फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे भी लड़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सपोर्ट करें, समर्थन करें, और 3 कैटेगरी में हमने रखा है। तो ये हमारा फ्यूचर का रेवेन्यू मॉडल है, ऐसे करके हम चलना चाहते हैं। बाकी जो आपने चैलेंजेस की बात की वो तो मैंने बताया इसमें। जी, जी, बिल्कुल। और अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन चलाना चाहे, हुँ। तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, आज के दिन में तो पहली बात, आपको कोई अपना मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन चलाना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ तय कर लेना पड़ेगा, ईमानदारी से अगर आप चला रहे हैं। देखिए, 2 तरह के मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन अभी देश के अंदर हैं। मैं खुल के इस पे बात करना चाहूँगा कि कुछ मीडिया चैनल हैं, एक शब्द होता है अंग्रेज़ी में, इको चैम्बर कहते हैं उसे। इको चैम्बर क्या होता है? आपको वही चीज़ सुना रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। अग अब क्योंकि देश की हालत ऐसी है कि लोग पॉलिटिकली बाइपार्टीशन बिल्कुल 2 हिस्से में हैं, या तो आप इधर के हैं या उधर के हैं। तो अभी डेडिकेटेड ऐसे चैनल्स बन रहे हैं जो या इधर की बात कर रहे हैं या उधर की बात कर रहे हैं। वो फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, आपको हकीकत नहीं बता रहे, या हकीकत बता भी रहे हैं तो सेलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो वो आपको एक इको चैम्बर में बंद कर रहे हैं। इको चैम्बर, आप मान लीजिए कि एक जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर आप रह रहे हैं, यहीं पे आपको सब कुछ मिल रहा है, और कोई आके आपको दिन में आपके पास आता है और आपको बोल के जाता है, वही चीज़ बोल के जाता है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल दिया, वाह! आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप कितने अमीर हैं, आप माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ़ वही चीज़ें बोल रहा है जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको आपको वो चीज़ नहीं बता रहा है जो आप सुधार सकते हैं। तो ऐसे इको चैम्बर में आपको बहुत सारे चैनल बंद कर रहे हैं। लोग बेहतर समझते हैं कि वो कौन-सा चैनल है जो आपको दिन भर वही बता रहा है। कोई या तो वो चैनल ये कर रहा है कि आपको बीजेपी के खिलाफ दिन भर आपको बता रहा है कि बीजेपी वो, ये सरकार ये, वो सरकार वो। सिर्फ़ ये बता के आप क्योंकि देखना वो पसंद कर रहे हैं तो आपको दिखा रहा है। या दूसरा साइड ये है कि बीजेपी बहुत अच्छा, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी, केंद्र सरकार बहुत अच्छी, वो सुना रहा है। ईमानदारी से फैक्ट पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, एक पत्रकारिता जैसी होनी चाहिए वैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अगर काम करना है तभी पत्रकारिता में आइए। पहला एडवाइस तो ये है। आप अगर इको चैम्बर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप अपने समाज को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी है कि फलाना नेता या फलानी पॉलिटिकल पार्टी या फिर फलानी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, तो आप उस चीज़ को दिन में 10 बार सुन के क्या करेंगे? आपको अगर कोई ये बताए कि उस पार्टी में ये ख़ामियाँ भी है, उसमें ये चीज़ सुधारा भी जा सकता है, वो पार्टी ऐसे कामयाब भी हो सकती है। आपके इलाके का जो ये छोटा-सा गाँव का सड़क का मुद्दा है, उसके लिए वही पार्टी ज़िम्मेदार है, तो आप उसको सुनिए ना। उससे आपके इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी हो रहा है, आप उससे कुछ नई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आप दिन भर वही अगर सुन रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आप एक डब्बे में बंद होते जा रहा है, आपका दिमाग बंद होता जा रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि, या मुझे नहीं लगता है कि ऐसे चैनलों की देश में और ज़रूरत है। ऐसे ही बहुत सारे बन गए, बहुत सारे सेलिब्रिटी टीवी चैनल छोड़-छोड़ के ऐसे चैनल बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल देश को अंधकार की तरफ, समाज को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा अगर करना चाह रहे हैं तो मत आइए आप। लेकिन आप अगर प्योर पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, पहली बात तो आपको बहुत एक हिम्मत और सब्र के साथ आना पड़ेगा। इंस्टेंट आपको यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलता है, लगे रहना पड़ेगा, अच्छा काम कीजिए। कई बार लोग पसंद करेंगे आपके अच्छे काम को, लोग पसंद नहीं किए तो हमारे साथ जैसा हुआ कि लोग अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग सब्सक्रिप्शन की तरफ नहीं आ रहे हैं, लोग ऑफ कोर्स वीडियोज़ देख रहे हैं, लेकिन हम जो चाह रहे हैं कि लोग सब्सक्रिप्शन लें और ₹29 ₹199 या 7999 इस तरह का सब्सक्रिप्शन लें। लेकिन उस मॉडल पे अगर लोग नहीं भी आ रहे हैं तो हमारे साथ ये अच्छा हुआ कि हमारे काम को इंस्टीट्यूशंस ने, संस्थानों ने एप्रिशिएट किया
और उनके थ्रू हमारे पास फिर पैसे आए, फंडिंग आए और फिर हम उससे हम चल पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए निकल जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं और उनकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी है कि यूट्यूब से ही कमा ले रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो एडवाइस मेरा यही है कि पहले आप डिसाइड करें कि आप अगर मीडिया में आना चाह रहे हैं तो आपका मकसद क्या है। दूसरा ये है कि वो चीज़ करने पे ज़्यादा फ़ोकस करें जो और लोग ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया का काम क्या है कि नॉलेज देना, एक एक फैक्ट बताना, एक मुद्दे को उठाना। लेकिन कोई चीज़ अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो वो बस आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, आप उसको कॉपी कर रहे हैं। तो आप अगर कुछ ऐसा करें जहाँ जो चीज़ नहीं हो रहा है तो वो वैल्यू एडिशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीमांचल इलाके में जब आया तो उस वक़्त इस तरह की क्वालिटी का काम कोई कर नहीं रहा था, पत्रकारिता इस तरह का। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि ये एक वैक्यूम है, यहाँ जाकर मैं कुछ पत्रकारिता जगत में अपना कुछ नया योगदान जोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो दिल्ली की मीडिया है, पटना की ही मीडिया है, वो कितने दिन आती हैं हमारे इलाके में, दिल्ली के लोग कितने दिन आते ही हैं। वो किसी कोई ख़ास मौसम होता है, समझ लीजिए इलेक्शन हुआ या कोई ख़ास मुद्दा हुआ, तभी वो लोग आते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम वहाँ जाकर वहीं की खबरें करेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी कोई वो कर नहीं रहा था और करेंगे भी तो एक क्वालिटी के साथ करेंगे। एक उसका वैल्यू ऐड होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे तुरंत शूट करके लाया, तुरंत डाल दिया या वहीं पे जाके लाइव कर दिया, वैसा नहीं है। हमारी जो एक-एक खबर होती है उसमें शूट होने के बाद उसमें रिसर्च का काम होता है, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होता है, फिर वो एडिटिंग पे जाता है तब पब्लिश होता है। तो ये पूरा इसके साथ तो जो आपका सवाल था, तो उसका मेरा वही जवाब है कि पहले आप डिसाइड कर लें कि आप कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए अगर आ रहे हैं तभी आइए। सिर्फ़ आप इस हो-हंगामे में जुड़ने और अपना आवाज़ जोड़ने आ रहे हैं, तो मत आइए। या फिर आप कोई एक साइड को समर्थन करने के लिए, एक साइड की आवाज़ बनने के लिए आ रहे हैं, उसमें व्यूअर बहुत है, उसमें पैसे बहुत हैं। इको चैम्बर बना-बना के जो लोग चैनल चला चला रहे हैं, उसमें पैसे बहुत हैं इसलिए लोग कर रहे हैं और इसलिए बिना सोचे-समझे लोग चले भी जाते हैं उधर। लेकिन वो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, समाज को उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, देश को उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। सही बात है। आप जर्नलिज़्म को प्रोफ़ेशन समझते हैं या ज़िम्मेदारी? देखिए, मेरे लिए तो ज़िम्मेदारी ही है, लेकिन ज़िम्मेदारी और प्रोफ़ेशन पैरेलली ही चलता है मेरे केस में, क्योंकि यही मेरा फुल टाइम प्रोफ़ेशन है, यही मेरी ज़िम्मेदारी है। और अ, ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग ये काम कर भी रहे हैं। प्रोफ़ेशन सिर्फ़ समझते तो शायद मैं किसी बड़े मीडिया हाउस के लिए काम करता, सिर्फ़ मुझे जर्नलिस्ट ही होना होता, तो मैं शायद दिल्ली में या किसी और बड़े शहर में या बाहर कहीं किसी और मीडिया संस्थान के साथ जुड़ा होता। लेकिन क्योंकि एक ज़िम्मेदारी के तौर पे करना था और ये ज़हन में हमेशा था कि इलाके के लिए करना है। 2017 में जब फ्लड आया, तब मैं जब वहाँ दिल्ली में जॉब कर रहा था, तब मैंने देखा कि 2017 के फ्लड में अपना ये इलाका किस तरीके से तबाह हो गया। 500 से ज़्यादा लोग मर गए सिर्फ़ इस इलाके में। लेकिन इस इलाके की खबर उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए कवरेज उस तरीके से नहीं हुई। तो उस ज़िम्मेदारी को समझ के ही हम इधर आए थे, तो मेरे लिए बिल्कुल ये एक ज़िम्मेदारी ही है पहले तो। बाकी कर रहे हैं तो प्रोफ़ेशन भी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रिपोर्टिंग करने के बाद कोई थ्रेट या प्रेशर ऊपर से आया हो? हाँ, कई बार 7 साल का सफ़र है तो और जिस तरह का काम हम लोग करते हैं, उसमें तो बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वर्क आप कह सकते हैं कि है। कई बार ऐसा हुआ धमकियाँ मिली, आमने-सामने से धमकियाँ मिली कई का हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लोग सामने से धमकी देने आए तो हमारा कैमरा भी ऑन रहा, कई बार हमने वो कैमरा रिकॉर्डिंग करके हमने एविडेंस के तौर पे रखा। ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फ़ोन पे कई लोग धमकी दिए। कमेंट में जो धमकियाँ आती है वो तो ख़ैर दुनिया ही देख रही है। लेकिन पर्सनल भी बहुत धमकियाँ आती है। पिछले इलेक्शन में इतनी धमकियाँ आई। लेकिन क्यों एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मैं दिल्ली से आके यहाँ की खबरें करके वापस दिल्ली नहीं चले जा रहा हूँ। है ना? या पटना से आके यहाँ की खबरें वापस पटना नहीं जा रहा हूँ। मुझे यहीं रहकर यहाँ के लोगों के बीच रहकर यहीं की खबरें करनी है। तो अगर कोई मेरे खबर से खुश नहीं है और वो मुझे धमकी दे रहा है, तो मुझे उसके साथ भी इस समाज में रहना है। तो मैंने कभी उसको लड़ाई के इस पे या आप कह सकते हैं कि कन्फ्रंटेशन के उस पर नहीं लेके गया हूँ कि अगर वो सिर्फ़ थ्रेट दिया या कॉल किया, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की। कई बार लोग कन्विंस होते हैं, कई बार लोग गाली-गलौज देके बंद कर देते हैं उस चीज़ को, वापस आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मैं उसको कभी सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं किया। जो कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो संगठन हैं,
पत्रकारों की, उनके संज्ञान में मैंने कई बार ईमेल करके डाल दिया कि ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ, इस हमारे खिलाफ ये शिकायत डाला गया है या हमें इस तरह की धमकियाँ दी जा रही है, ताकि उनके रिकॉर्ड में रहे। लेकिन मैं पब्लिक में नहीं गया, क्योंकि उस उन्होंने कोई इस तरह का बड़ा नुकसान मेरा किया नहीं। तो मुझे इस इलाके में काम करना है, तो मैं उस मामले को ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूँ, जब तक वो डायरेक्ट कोई, अब कल को अगर मेरे ऊपर कोई सीधा एफआईआर ही कर दे, तब तो वो पब्लिक जाना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी तक उस तरह का मामला नहीं आया है। लोग धमकी देकर ही लोग कह सकते हैं कि उनको खुशी मिलती होगी शायद, धमकी देके उन्हें लगता होगा कि नहीं बहुत बड़ा काम कर दिया, तो लोग उसमें खुश हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते अब जैसे पिछले हफ्ते भी कई इस तरह के कॉल आया, इधर बंगाल से कई कॉल आए इस तरह के, रैंडम किसी भी रैंडम चीज़ पे नाराज़ है कॉल कर दिया लोगों ने। तो उनकी ज़्यादातर की रिकॉर्डिंग भी रहती है, लेकिन हम लोग उसको पब्लिक नहीं करते कि क्यों ही उस मामले को आगे बढ़ाना। बस वो, उसको गुस्सा था, उसने कॉल कर दिया, मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं कन्विंस हुआ। लेकिन वो अगर उस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो मैं भी आगे नहीं बढ़ाता हूँ, बस ऐसे ही फेस करते हैं। लेकिन धमकियाँ तो समझिए कि हर महीने ही लगभग अब तो आम सा हो गया है, मतलब नॉर्मल सा हो गया। हाँ, एक बार ज़रूर मैंने एक रिकॉर्डिंग मेरे फेसबुक पेज पे डला हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी एक अलग तरह का था मामला। उसको आप अगर कभी देखेंगे, वो शायद 2 साल पहले, वो धमकी तो नहीं, वो अनर्गल कुछ आरोप लगा रहा था, तो उसका मैंने एक ऑडियो ज़रूर डाला था अपने फेसबुक पे, जो पर्सनल आईडी पे, वो भी मैं मीडिया पे नहीं, पर्सनल आईडी पे ज़रूर डाला था। वो हमारा एक जूनियर, मेरे कॉलेज का तो नहीं था, लेकिन जामिया से पढ़ा हुआ था, क्योंकि मेरी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमसी से ही हुई है, बीटेक मैंने जामिया से किया है। तो जामिया से जर्नलिज्म की पढ़ाई किया हुआ कोई लड़का था, जो मतलब मेरे किसी खबर को नहीं करने से नाराज़ था, तो उसका मैंने एक रिकॉर्डिंग डाला हुआ था। लेकिन ज़्यादातर मैं ये सब चीज़ें पब्लिक नहीं करता हूँ, तो ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं होता है। और एक कह सकते हैं कि वो एक मजबूरी भी है, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया कि यहीं रहना है, और तो फिर वो वो कोई सॉल्यूशन है नहीं। जो लोग नए आ रहे हैं मीडिया संस्था में, उनको इस तरह के अगर धमकी या थ्रेट्स आते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? जी, पहला तो वही जो मैं करता हूँ, जैसा पहला ये है कि अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे धमकी थ्रेट को तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रोलिंग अगर है, नॉर्मल अगर वो इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर ही कीजिए। आपको लगता है कि फालतू है, उसके आरोप में कोई दम है ही नहीं, तो इग्नोर ही करते हैं। मैं मीडिया के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे इस तरह के जब कमेंट आते हैं, तो हर एक को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कोई कॉल करके या पर्सनल आईडी पे करता है, तो फिर तो वो नज़र में आ ही जाता है। तो पहला तो यही कि यहाँ जहाँ तक हो सके इग्नोर करें। लेकिन अगर कोई धमकी या थ्रेट ही दे रहा है, तो आप ज़रूर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, संस्थानों से जुड़े, जो कि आपके लिए खड़ा हो सकता है, और उनके संज्ञान में इन मामलों को ज़रूर डालें। जैसे कि प्रेस क्लब हो गया हर इलाके का, या फिर जो दिल्ली का प्रेस क्लब है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उनके संज्ञान में कई बार डाल देता हूँ। जो हमारा संस्था है, मैं मीडिया, वो एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का संस्था है, डीजी पब करके, डीजी पब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके संज्ञान में कई बार डाल देता हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि उनके पास टीम ऑफ लॉयर्स भी होती हैं, तो अगर वैसा उनको लगता है कि ये बहुत मतलब ज़्यादा कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं उनके संज्ञान में ज़रूर डाल देता हूँ, तो यही एक लीगल वे है, सही तरीका है। और अगर आप अलग से कर सकते हैं, इतना एफर्ट कर सकते हैं, तो अपना एक लीगल वकील रखिए और इस तरह की चीज़ों को उनके पास लेके जाइए। लेकिन जो शुरुआत में आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये सब करना मुश्किल है, तो पहली एडवाइस तो यही कि जितना तक हो सके, अगर अगर मुमकिन है तो अवॉइड करें, ट्रोलिंग के लेवल तक अगर है। लेकिन धमकी अगर है, तो ज़रूर उसका एविडेंस आप रखें, किसी न किसी के संज्ञान में ज़रूर दें। लेकिन अगर आप उसी इलाके में रह के कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपको अगर लगता है कि वो उसकी नादानी अगर ज़्यादा है, नासमझ है, समझाने की कोशिश करें उसको, शायद समझ जाए। नहीं समझता है, तो आप आगे का एक्शन ज़रूर लें। अगर आपको लगता है कि जान पर ही आ पड़ी है, तो उस पर केस-वेस भी कर सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अब तक रहा है कि मैं अवॉइड करता रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं इस मामले में थोड़ा लकी हूँ कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ। कई लोग के लिए हो सकता है कि वो थ्रेट एक कदम ज़्यादा आगे हो जाए। तो आप ज़रूर पुलिस के संज्ञान में डालें, प्रशासन के संज्ञान में डालें कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्या किया जाए? जी। तो अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहे, तो हुँ। उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
हाँ, जर्नलिज़्म में कोई आना चाहता तो मुझे लगता है कि पहले तो ग्रेजुएशन आप किसी अच्छे कॉलेज से कीजिए और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन मत कीजिए। जो बीए वगैरह होता है पत्रकारिता में, बीए में ज़्यादा कुछ जो आई थिंक बीजेएमसी करके कोर्सेज़ होते हैं, मैंने तो किया नहीं, लेकिन ऐसे ही शायद बीए इन मास मीडिया या बीए इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया मास कम्युनिकेशन ऐसा करके कोर्सेज़ होते हैं। तो उन कोर्सेज़ का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। तो मेरा एडवाइस है कि आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में या लिटरेचर में या हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ों में कीजिए, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में कीजिए। और फिर उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जो अच्छे कॉलेजेस हैं, आईएमसी हो गया, जामिया का एजेके एमसीआरसी हो गया, इनमें जाइए और इनमें मास्टर्स या पीजी डिप्लोमा की डिग्री कई जगह पे होता है, तो पीजी डिप्लोमा कीजिए या मास्टर्स कीजिए, वो काफ़ी है। उससे पत्रकारिता तो ज़्यादा कोई सिखाने की चीज़ है नहीं, लेकिन उससे आपका ये होता है कि कनेक्शंस अच्छे से बन जाते हैं और कई बार आपको कई चीज़ें समझ में आती हैं वहाँ पर। लेकिन आज कई संस्थानों का ये हाल भी है कि आपको अपनी समझदारी भी कुछ डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप पहले से जो आपके अंदर जो समझदारी है उसी को लेकर आप आगे काम करेंगे, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन इन संस्थानों में जाके कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि ग्रेजुएशन कोई आप नॉर्मल आर्ट्स के सब्जेक्ट से कीजिए और मास्टर्स आप पत्रकारिता की पढ़ाई कीजिए, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है। तंजील भाई, हाल ही में आपकी अमेरिका की एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इनविटेशन दिया था। आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सही था ये पूरा प्रोसेस, मुझे लगता है कि पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हुआ, अक्टूबर में ही इन्विटेशन आया था। तो ये अमेरिका के मिशिगन स्टेट में वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट की सरकार की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन नाम से, उन्हीं का इवेंट होता है, हर साल ही होता है, सोशल मीडिया एंड सोसाइटी इन इंडिया एसएमएसआई। तो वो इसका 5th एडिशन था इस बार, जिसमें हर साल अलग-अलग फ़ील्ड में काम करने वाले लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे वो 20 मिनट का टॉक देते हैं। तो उसी को लेकर मुझे भी बुलाया गया था हमारे काम के लिए। तो एक तो पहला ये था कि पहली बार इस तरह के मंच पे जाने का मौका मिला, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा जो बाकी वहाँ पे इनवाइटेड थे लोग, वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो भी जहाँ अपने-अपने फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, इनसे 2-3 दिन वहाँ रहकर मुलाकात का मौका मिलना और उनके काम को समझने का मौका और अपने काम को उनके सामने दिखाने का मौका, ये बहुत बड़ी बात थी कि उस मंच पे पहुँच के सब लोग एक हॉल में आपका भी काम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, फिर एक इंटरेक्शन भी हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया था और ये ज़रूरी है, इसी तरीके से एक्सपोज़र मिलता है। और कई बार हमें लगता है कि हम एक छोटे से गाँव में काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को कौन ही जान रहा है। लेकिन जब आपको आता है इन्विटेशन, आपको लगता है कि नहीं, मतलब काम की पहुँच है, भले ही चंद लोग देख रहे हैं लेकिन दूर तक हमारा काम पहुँच रहा है, लोग वहाँ तक देख रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग के 5 मिनट में सिर्फ़ ये किया कि एक ट्रेलर चलाया, जिसमें 5 मिनट का लगभग ट्रेलर था और उस ट्रेलर में हमारा पिछले 7 सालों का सफ़र दिखाया गया था कि हम लोग किस तरह की खबरें करते हैं। तो उसमें जो हमारी मेन खबरें हुई हैं, उसका 10-15 सेकंड का क्लिप बस था। 10-10 15 सेकंड का, सारा तो दिखाना मुश्किल है नहीं, तो 10-10 15 सेकंड का क्लिप जोड़ के हमने बनाया हुआ था। तो उस ट्रेलर से लोग वहाँ पे काफ़ी प्रभावित थे देख के कि इस तरह का काम वहाँ पे इतने लोकल लेवल पे ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा था और जो कनेक्शंस वहाँ पे बने, वो भी बहुत बढ़िया था। और उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के प्रोग्राम में तो मैं कई बार गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पहला था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत बड़ा मौका हमारे लिए था। और सब कुछ यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सर्ड था। तो ये भी बढ़िया था क्योंकि हम लोग अपने अपने इस पे तो आप जाने की सोच भी नहीं सकते अभी, कि अपने से जाएँ और वहाँ पर कुछ करके आएँ, तो सही था बस। इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहनी चाहिए। जी। संदीप भाई, आप जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अभी मैं मीडिया, इसका अर्निंग सोर्स आपका क्या है? आप बिज़नेस किस बिज़नेस मॉडल पे काम करते हैं? जी। तो देखिए, रेवेन्यू का जो मॉडल है, यूट्यूब और फ़ेसबुक पे पहले हम लोग सोच रहे थे कि उससे
नॉर्मल वीडियो से जो ऐड आता है उससे पैसे आए, लेकिन उससे बहुत कम पैसे आते हैं, इतने कम पैसे आते हैं कि वो ट्रैवल का खर्चा भी जो हमारा और हमारे रिपोर्टर्स का होता है वो भी नहीं निकल सकता। तो अभी हमारे पास 2022 से कुछ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है, जो हमारी खबरों के आधार पे हमारी खबरों को देखकर कुछ संस्थानें हैं जिनका डिटेल हमारे वेबसाइट पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जब हमारे वेबसाइट पे अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कब किस संस्था से मैं मीडिया को फंडिंग मिली। तो गूगल का गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव करके चलता है, उनसे कुछ दफ़ा कई दफ़ा हम लोग को फंडिंग मिली। एक IPSMF करके बेंगलोर की फाउंडेशन है, उनसे उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है 2022 से। तो उनका 3 साल का रहता है, तो ये हमारा आखिरी साल है। उसके अलावा और एक नई संस्था से बात चल रही है, लेकिन वो क्योंकि अंडर प्रोसेस है तो वो भी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उसका, लेकिन वो एक अंडर प्रोसेस है। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा रेवेन्यू मॉडल है ये तो टेम्पोररी चीज़ है। सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल जिसकी तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं और पिछले साल से इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खबर फ्री जो है आपको मिल रहा है, तो फिर वो उसमें कुछ गड़बड़ है। जो भी टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो आपको फ्री में खबरें दिखा रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ है। हो सकता है किसी एजेंडा के तहत चला रहा है, या कुछ सोच के कोई उसका बिजनेस है तभी वो चला रहा है, कुछ आपसे कुछ उसको पैसा कमाई हो रही है तभी वो चला रहा है। तो जो चीज़ फ्री है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप उसके प्रोडक्ट हैं, तो हमने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया है जिसमें हम अपने ऑडियंस को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो पहले तो हम वेबसाइट पे ये चीज़ चला रहे थे, लेकिन अब हम यूट्यूब पे उसको हमने मूव किया है, और यूट्यूब पे क्योंकि वो यूट्यूब का पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए हम वहाँ पे यूट्यूब पे जब आप जॉइन बटन देखेंगे, वहाँ पे दबाने पे 3 हमारा सब्सक्रिप्शन का मॉडल खुलता है। तो पहला है हमदर्द करके जो ₹29 का है, दूसरा हमराह करके जो ₹199 का है, और तीसरा हमराज़ करके जो ₹7,999 का है। तो ये 3 तरीके से लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और यही मॉडल है। अगर ये कामयाब हो गया तो हम इलाके में काम कर पाएँगे, नहीं कामयाब हुआ तो हम इलाके में नहीं काम कर पाएँगे। ये बात क्लियर है कि हमें ये जल्द से जल्द इस मॉडल को पे अगर कामयाबी हासिल होती है, तो हम अगले साल तक रुक पाएँगे, उसके अगले साल काम कर पाएँगे। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हमें बढ़िया बिस्तर समेट के जो जहाँ से जॉब छोड़ के आए हैं, जो लोग जहाँ वापस जा सकते हैं, वो जाना पड़ेगा। और ₹29 कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ₹29 आप देखें तो ₹29 में जो दिन भर का चाय-पानी का खर्चा होता है, एक आम आदमी का, वो है ₹29। और ₹29 में हम क्या कर रहे हैं, वीडियो सबसे पहले आपको देखने की अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। अगर आपको माय मीडिया पे भरोसा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ₹29 महीने का माय मीडिया को आप दे ही सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लंबे समय तक यहाँ पे काम करें। दूसरा ₹199 का जो मॉडल है, हमराह मॉडल, उसमें हम ये क्या है, लगभग एक अखबार का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके बराबर है ₹199। तो हमरा में हम क्या करते हैं कि आपको वीडियो सबसे पहले तो देखने का मौका देते हैं, साथ में आपसे हम लाइव जुड़ के आपके सवाल जवाब अ, पूछने का आपको मौका देते हैं, आपसे एक इंटरेक्शन करते हैं, और आपका अगर कोई फीडबैक है वो हम लेते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं वो आपसे जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो 7,999 का है, जो चुनिंदे लोग ही उसको लेंगे मुझे पता है, लेकिन कम ही लोग जो भी लें, तो उसमें है कि हम ऑफ़लाइन मीटिंग उन लोगों से करते हैं। अगर उसमें ठीक-ठाक लोग हो गए, वैसे तो उसको हमने 100 लिख रखा है, लेकिन अगर 20-30 लोग भी हो गए किसी एक इलाके से, हमराज़ सब्सक्रिप्शन वाले, तो हम उस शहर में एक इवेंट कराएँगे और उन लोगों से मिलकर हम सीधे जुड़कर उनसे मिलेंगे। अब ये 3 मॉडल अगर हमारा कामयाब हो जाता है, तो आगे हम और एक लाना चाह रहे हैं, जिसको हम हमसफ़र सब्सक्रिप्शन कहेंगे। मैं आपको रोक कर एक जिस कहना जिसमें हम, बस ये खत्म हो गया, जिसमें हम जो है, हम कंपनी का उनको बोर्ड में कंपनी के शामिल करेंगे, जो आगे फ्यूचर में आएगा हमसफ़र। जी। मैं कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है कि कोई भी संस्था कामयाब तभी हो सकता है जब उसके पास ठीक-ठाक पैसे हों। वो अच्छे से ईमानदारी से पत्रकारिता तभी कर सकता है। हम जिस तरह की खबरें करते हैं, जिस तरह के सवालात नेताओं से करते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं। तो हमारा किसी के प्रति हमारी कोई उनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आम लोग उस पैसे को दें,
₹29 या ₹199 दें और इस मॉडल को कामयाब बनाए, तभी माई मीडिया का फ्यूचर है। फ्यूचर तभी तय होगा जब लोग समर्थन करेंगे, नहीं लोग करेंगे तो समर्थन तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप करें कि एडिटोरियल स्टाइल में फ्यूचर क्या है, किस तरह की खबरें हम करना चाहते हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है जो खबरें हम कर रहे हैं, अभी इलाके को टारगेट किया जा रहा है अलग-अलग संस्थानों द्वारा, नेताओं द्वारा, अलग-अलग मीडिया संस्थानों द्वारा। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए एक हम शील्ड बनकर खड़े हों, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसका हम दायरा बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम सीमांचल कोसी इलाके में, सीमांचल इलाके में मेनली वो चीज़ कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी बिहार में भी और आस-पास के बंगाल के इलाके में भी, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग में भी ऐसा अगर चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम उसको ज़मीन पर जाकर तहकीकात करके खबरें चलाना चाहते हैं, ताकि लोग बहकावे में ना आए, सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। उसके अलावा जो लोग इलाके की इश्यूज़ है, जो हम 7 साल से करते आ रहे हैं, कि बेसिक इश्यूज़ जो हैं, सड़क, पुल-पुलिया, पानी, किसान को सही खाद सही रेट पे नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, स्कूल स्कूल बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है स्कूल का, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। इन चीज़ों पे जो हम खबरें करते आ रहे हैं, वो हम करते रहेंगे और वो खबरें अगर अगले 20 साल तक हम करते रहें, तो वो मुझे नहीं लगता है कि समाधान की तरफ बिल्कुल 100% हो जाएगा। अगले 20 साल तक भी हम खबरें करते रहें, तो फिर आगे और खबरें करने को होंगी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें बन रही हैं कि वो 20 साल बाद वो फिर ख़राब हो ही जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो थ्रू आउट प्रोसेस है। तो वो खबरें होती रहेंगी और वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो करेंगे। माइग्रेशन वगैरह पे हम लोग खबर करते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट पे आएँगे तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर खबरें हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओ ये है और मीडिया लिटरेसी को लेकर के लोगों को बताएँ कि क्या सही है, क्या गलत है। इस तरह की चीज़ें भी करते हैं कि जो आप देख रहे हैं, कितना उस पे भरोसा करें, नहीं करें, ये भी करते हैं। हुँ। एक छोटी-सी जगह से निकल कर आप नेशनल लेवल तक पहुँच गए। जब पहली बार कैमरा उठाया तो क्या सोचा? पहली बार कैमरा तो नहीं, पहली बार मोबाइल उठाया, मोबाइल से ही काम करते थे शुरू में। तो जब एएनआई में जॉब छोड़े सितंबर 2017 में, बिल्कुल समझिए कि 11-12 बजे रात में व्हाट्सएप ग्रुप पे रिज़ाइन दिया और तो बिल्कुल ही अचानक से लिया हुआ वो डिसीज़न था, कुछ कुछ बात पे डिसएग्रीमेंट हुआ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रिज़ाइन दे के मैंने बोला मैं कल से नहीं आ रहा हूँ। लेकिन आने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि अब आगे क्या करना है, तो मैं मीडिया शुरू करने का जो फ़ैसला लिया, पहले दिल्ली की ही कुछ खबरें की, दिल्ली में आस-पास के इश्यूज़ को लेकर कुछ खबरें की, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल खबरें की। लेकिन बहुत जल्द मुझे समझ में आ गया कि दिल्ली में इतना मीडिया का भीड़ है, यहाँ कुछ होने वाला भी नहीं है और यहाँ ज़रूरत भी नहीं है मीडिया की। तो मेरा ध्यान गया कि अपने इलाके में जाके ही कुछ करते हैं। तब मैंने ये कोशिश किया कि अपने इलाके में पहले चैनल को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कुछ आप वहाँ के लोगों का जो दिल्ली में एक्सेसिबल हो, दिल्ली में जो मौजूद हों, उनका आप इंटरव्यू कीजिए। तो उस वक़्त जो इस अपने इलाके के सिटिंग एमपीज़ थे, कई लोगों को मैंने अप्रोच किया कि इंटरव्यू के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल ही तैयार ही नहीं हुए, सुनने को ही तैयार नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन पप्पू यादव जी तैयार हुए। फिर उनके घर पे जब मैं गया, तो वहाँ वो मधेपुरा से उस वक़्त सांसद थे। ये 2017 के लास्ट की बात बता रहा हूँ, 2017 लगता है बिल्कुल नवंबर या दिसंबर, टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा, नवंबर या दिसंबर की बात है। तो मधेपुरा से एमपी थे, फिर वो 19 में वहाँ से हार गए, फिर 24 में वो यहाँ से जीते, पूर्णिया से जीते, अभी अभी पूर्णिया से सांसद हैं। तो उस वक़्त वो इंटरव्यू के लिए जब मैं वहाँ गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कौन-सा चैनल है, चैनल दिखाओ अपना। तो मैं दिखाया, सर ये मैं मीडिया है, तो बोल रहे अरे इसमें तो 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो इतना तो हम उस वक़्त फ़ेसबुक लाइव वाइव का ज़माना शुरू हो गया था। इतना तो फ़ेसबुक पे हम लाइव कर देंगे तो ज़्यादा लोग इससे कई गुना ज़्यादा देख लेंगे। बोला हाँ सर, इससे कई गुना ज़्यादा तो देखेंगे, लेकिन मैं उसी इलाके का हूँ और उसी इलाके में जाके काम करना है, तो इसलिए आपका इंटरव्यू सोच रहा था कि सही रहेगा। तो वो मान गए, उन्होंने बोला कि ठीक है अपना सेटअप वुटअप करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ घूम के, अपना लगाओ। उनको लगा कि आया है, नया चैनल स्टार्ट किया है तो 2-4 कैमरा सेटअप वुटअप होगा। जब वो वापस आए, मैं वैसे ही बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ तुम्हारा सेटअप लगा है अब तक? बोला सर ये मोबाइल है, इसी से इंटरव्यू करना है। बोला अच्छा ठीक है, स्टार्ट करो।
10 मिनट सिर्फ देंगे, 10 मिनट में जो पूछना है जल्दी करो। तो बैठे वहीं पे, मतलब उनका ऐसे सोफ़ा-वोफ़ा लगा हुआ है, एक गेस्ट रूम था, ड्राइंग रूम था, वहाँ पे बैठे 10 मिनट का इंटरव्यू कह के शुरू हुआ, लेकिन वो फिर डेढ़ घंटे तक चला। इस बीच लाइट भी चली गई, तो ड्राइंग रूम से फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके गार्डन में बैठे, वहाँ फिर एक टेबल लगा के वहाँ इंटरव्यू कंटिन्यू किया। मतलब वो डेढ़ घंटे इंटरव्यू चला और उस दौरान मैंने सब पूछा, जो भी मेरा सवाल था, 20-25 सवाल उनके बैकग्राउंड से लेकर पूरा जो एलिगेशंस उन पे उस वक़्त रहे होंगे या जो उनका केस-वेस था, सब कुछ पूछा। और उस वक़्त एक डर खत्म हुआ कि कैसे एक सिटिंग एमपी से, एक पॉलिटिशियन से आप डटकर सवाल कर सकते हैं। और इस बात की मैं उनकी तारीफ़ भी करता हूँ कि उसके बाद उन्होंने ना कुछ हटाने बोला उससे और ना ही कभी कुछ फ़ोन आया कि नहीं ये वाला हटा देना है, कुछ नहीं ऐसा। डेढ़ घंटे का इंटरव्यू है, इंटरव्यू खत्म हुआ, वो अपने काम में चले गए, मैं अपने काम में चला गया। लेकिन उस वक़्त ये हुआ क्योंकि मैं मुझे 10 मिनट का ही उन्होंने कहा था, तो उस वक़्त मैंने स्टार्टिंग का इंट्रो जिसको कहते हैं इंटरव्यू का, वो मैंने शूट नहीं किया था। मुझे लगा 10 मिनट मिला, जल्दी से सवाल पूछ लेते हैं। बाकी फिर वो रहे ना रहे, सिटिंग एमपी उस वक़्त थे तो काफ़ी बिज़ी थे और हमेशा वहाँ पे लोगों की भीड़ उनकी रहती थी, जो लोग यहाँ से इलाज कराने जाते थे बिहार से, उनको वहाँ अपने इस पे रखे रहते थे, अपने डेरा पे। तो लंबी भीड़ रहती थी। तो इसलिए मुझे लगा 10 मिनट मिलेगा तो इंट्रो में क्यों वेस्ट करें। तो मैं सीधा इंटरव्यू कर लिया। अब इंट्रो जो शूट करना था, क्योंकि कभी कैमरे पे इस तरह का इंट्रो शुरू किया नहीं था और उस वक़्त ये था कि पप्पू यादव का इंटरव्यू पहला ही मिल गया है, तो बड़ा इंटरव्यू है। तो कुछ ऐसा इंट्रो दें कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, लोगों को अच्छा लगे। तो उस वक़्त उस इंट्रो को शूट करने में मुझे लगता है कि हफ़्ता 10 दिन या लगे, समझिए 15 दिन लग गया होगा। अलग-अलग ड्राइंग रूम में जाके, कभी रोड पे खड़े होके, कभी किसी गार्डन में खड़े होके, कभी किसी पार्क में खड़े होके, समझ में नहीं आता क्या अच्छा लगेगा इंट्रो में। अलग-अलग स्क्रिप्ट लिख के, मतलब बोलना तो सिर्फ़ डेढ़ मिनट ही था, या मुझे लगता है कि शायद फाइनल में शायद 1 मिनट से कम ही उसमें इंट्रो डाला। लेकिन वो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि ये भी शायद सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये एंगल सही नहीं है, लाइट सही नहीं है। हर एक चीज़ करते-करते जब इंट्रो शूट हुआ, अब एडिट करने बैठे तो डेढ़ घंटे का इंटरव्यू प्लस ये इंट्रो अलग से, तो कैसे किया जाए? फिर करते-करते मैंने ये फ़ैसला किया कि ज़्यादा शायद छोटा चैनल है, 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो डेढ़ घंटे का इंटरव्यू कोई देखेगा नहीं। तो मैंने 15-20 मिनट का 2 क्लिप काटा और उन क्लिप्स को अलग-अलग करके चलाया। जिसमें से पहला जो क्लिप था, जो उनकी पर्सनल लाइफ़ और उनकी लव स्टोरी के ऊपर था। जो सांसद हैं रंजीत रंजन जी, जो उनकी वाइफ़ हैं, तो वो उनसे कैसे मिले, उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, वो उन्होंने पूरा बताया है। वो क्लिप जो है खूब चला उस वक़्त, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वो एक शुरुआत में उस चैनल, हमारे चैनल को ग्रो करने में भी वो इंटरव्यू काफ़ी हेल्प किया। लेकिन आप वो कह सकते हैं कि प्रॉपर वो पहली बार था जो प्रॉपर मैं कैमरे पे आके प्रॉपर किसी इंटरव्यू को फेस किया। उससे पहले किया था, लेकिन वो था कि आप खुद ही किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप कन्विंस हो रहे हैं, आप डाल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक पॉलिटिकल इंटरव्यू, एक सिटिंग एमपी का इंटरव्यू है, तो आप एक अलग माइंडसेट होता है और पहली बार ऐसा अपॉर्च्युनिटी था, तो वो एक अलग माइंडसेट था। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आया कि इंटरव्यू ऐसे पॉलिटिकल किया जाना चाहिए, तो फिर वो इंटरव्यू, पॉलिटिकल इंटरव्यू आगे जाके और शार्प होता गया और हमने ज़्यादा तीखे सवाल पूछने शुरू किए पॉलिटिशियंस से। फिर वो इंटरव्यू, बेबाक इंटरव्यू सीरीज़ करके हमारा जो चल रहा है, जो कि समझिए 5-6 साल से ही चल रहा है। तो उसमें काफ़ी फैक्ट बेस्ड और काफ़ी टू द पॉइंट हम सीधा सवाल करते हैं और जो बिल्कुल सवाल जैसे पूछे जाने चाहिए एक पॉलिटिशियन से, ख़ासकर एक जीते हुए नेता से, एक या एमएलए हो, एमपी हो या फिर कोई मंत्री हो या कोई बड़े पद पे मिनिस्टर वगैरह ही क्यों ना हो। जैसे सवाल पूछे जाने चाहिए वैसे पूछते हैं हम। लेकिन उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव के इंटरव्यू से ही हुई थी।